वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 11। यहां टाइप्स ऑफ वर्ब्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, वर्ब ये एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा होता है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो हर सेंटेंस के अंदर वर्ब ये नितांत आवश्यक है। अकेला वर्ब भी एक सेंटेंस बना सकता है। जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस है उसमें अगर हम सिर्फ वर्ब भी लगा दें, फॉर एग्जांपल हम कह दें गो, जी कैपिटल करके गो लिख दे और एक फुल स्टॉप लगा दे, तो इट्स अ सेंटेंस, यानी एक वर्ड का एक सेंटेंस बन गया। या कम कह दे, या हॉल्ट कह दे, या मूव कह दे, तो सिर्फ वर्ब के इस्तेमाल से भी एक सेंटेंस बन सकता है। ये फार्मूला हमको कभी भी भूलना नहीं है कि हिंदी में सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, उसके बाद में कुछ भी आ सकता है और आखिरी में वर्ब। अंग्रेजी में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद चाहे जो आए और आखिरी में एडवर्ब। तो एडवर्ब और वर्ब की पोजीशन को भी अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम सेंटेंस को बना सकते हैं। और सब्जेक्ट तो पहले आता ही है, तो इसके बारे में कोई विवाद है नहीं। तो हम इसमें वर्ब को डिस्कस करेंगे। वर्ब या तो कोई एक्शन बताता है, कोई क्रिया बताता है, या एग्जिस्टेंस बताता है, अस्तित्व बताता है कि कोई चीज है या होगी या थी। कभी कभी वर्ब पोजीशन भी दिखाता है, किसी के पास कुछ है, किसी को कुछ है। अपीयरेंस दिखाता है कि भाई फला चीज ऐसी दिख रही है, तो ये दिख रही है, ये अपीयर हो रही है। या चेंज बताता है, बदलाव बताता है। तो क्रिया, अस्तित्व, स्वामित्व, प्रतीति और परिवर्तन, ये सब चीजें वर्ब दिखाते हैं। और वर्ब जो है वो उसकी शक्ल देख के हम ये बता सकते हैं कि टाइम ऑफ एक्शन क्या है, किस समय पे ये क्रिया हो रही है, और उसका एक्सटेंट ऑफ कंप्लीटनेस क्या है, यानी क्या क्रिया पूरी हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है। तो एक तो समय बताता है वर्ब, और दूसरा एक्शन किस हद तक मुकम्मल हुई है ये भी बताता है। अब इन वर्ब्स को हम कई प्रकार के टाइप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला टाइप तो ये समझ लीजिए कि मीनिंग के आधार पे मैं इसको समझूं तो बी टाइप के वर्ब, बी यानी अस्तित्व दिखाने वाले वर्ब्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जो सिर्फ कोई चीज है बताते हैं। इसका मेन एक जो हिस्सा है वो है बी, बीई बी। और बी का मतलब होता है हो, बी का मतलब होता है हो, गो का मतलब होता है जाओ, हैव का मतलब है रखो। तो बी के रूप है इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, या मे बी, कुड बी, जो भी मॉडल के साथ आप बी लगा दो। दूसरे होते हैं वर्ब्स ऑफ पोजीशन, जो स्वामित्व दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ है या किसी को कुछ है। जैसे मुझे बुखार है, या मेरे दो भाई है, या मेरे पास दो मकान है। तो इसका जो वर्ब टाइप है वो है हैव टाइप का, HAVE, हैव। इसमें वर्ब्स आते हैं हैव, हैज, हैड। फ्यूचर के लिए विल हैव, शैल हैव भी हो सकता है। ये जो बी और हैव टाइप के वर्ब है, इनकी विशेषता ये है कि ये मेन वर्ब जैसा तो काम करती ही है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे। दूसरे वर्ब्स जो है वो जनरली परिवर्तन, प्रतीति या क्रिया ये दिखाते हैं, जैसे कि गो, सिंग, प्ले, डांस, स्लीप, बिकम, टर्न, सीम, लुक, अपीयर। ये सारे वर्ब्स अदर टाइप के वर्ब्स में आ सकते हैं। तो ऐसा एक मोटे तौर पे हमने 3 डिवीजन देखे। उसके बाद में किसी सेंटेंस में वर्ब वाले जो शब्द होते हैं वो अकेला शब्द भी आ सकता है और 2, 3, 4 शब्द भी आ सकते हैं। जब ये अकेला वर्ब आता है तो हम इसे कह ले अपनी कन्वीनियंस के लिए सिंगल वर्ब।
अब ये सिंगल वर्ब कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, मान लीजिए जैसे बी है, एम है, आर है, इज है, हैव है, हैज है, सी है, सीज है, प्लेज है, प्लेड है, वॉज है, वर है, सॉ है, हैड है। ऐसे ये सारे वर्ब्स ये अकेले भी आ सकते हैं। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। ही सॉ ए लायन, उसने एक शेर देखा। शी वेंट टू पुणे, वह पुणे गई। आई कम, मैं आता हूं। ये सारे इसमें आप देखिए कि अकेला वर्ब है। वेंट अकेला वर्ब है, फ्लाई अकेला वर्ब है, कम अकेला वर्ब है। फिर एक होती है वर्ब फ्रेज। देखिए, इसको फ्रेजल वर्ब से कंफ्यूज नहीं करना है, फ्रेजल वर्ब अलग चीज होती है। मैं इसको वर्ब फ्रेज इसलिए कह रहा हूं कि ये 2-3 शब्दों से बनी हुई वर्ब है, इसलिए हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे वर्ब फ्रेज कह रहे हैं। टेक्निकली, ग्रामेटिकली वर्ब फ्रेज या फ्रेजल वर्ब दूसरे होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब जैसे एम किडिंग, ये एक वर्ब है। एम किडिंग यानी मजाक कर रहा हूं। हैज बीन गोइंग, विल हैव बीन किल्ड, हैव ईटन, मे गो। अब इसमें आप देखिए कि ये पूरी फ्रेज है, एम किडिंग, हैज बीन गोइंग, विल हैव बीन किल्ड। ये सारी एक वर्ब फ्रेज है जिसमें 2-3-4 शब्द है और सारे के सारे वर्ब दिखाते हैं। विल भी वर्ब है, हैव भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, किल्ड भी वर्ब है। ये सारे वर्ब है। तो इसलिए चूंकि ये 3-4 शब्दों से बनके एक वर्ब बना है, तो इसे हम जनरली वर्ब फ्रेज या ट्रेन वर्ब भी कह सकते हैं कि जो ट्रेन के समान एक सिलसिला है 2-3 शब्दों का। अब ये जब आती है तो जैसे एक सेंटेंस हम देख लें, आई एम प्लेइंग, तो इसमें आप देखिए कि दोनों वर्बल वर्ड्स है, एम भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है। और इसमें यह ध्यान में रखना है कि पहले स्थान पर जो आया है वो हेल्पिंग यानी कि मदद करने वाला या ऑक्सिलियरी वर्ब कहलाता है, और जो आखिरी में आता है प्लेइंग, वो मेन वर्ब कहलाता है। जैसे शी हैड गॉन टू पुणे, शी हैड गॉन टू पुणे, वो पूना जा चुकी थी। तो हैड ये हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब है और गॉन जो है वो मेन वर्ब है। अगर यहां पर कोई सेंटेंस होता कि विल हैव बीन किल्ड को हम इस्तेमाल कर ले कि द स्नेक विल हैव बीन किल्ड, ऐसा कोई सेंटेंस है, तो इसमें जो ये विल है ये एक हेल्पिंग वर्ब है और किल्ड जो है ये मेन वर्ब का काम करेगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो आता है फ्रेजल वर्ब में या वर्ब फ्रेज में वो हेल्पिंग वर्ब है, और लास्ट में जो आता है वो मेन वर्ब है, ये ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा तफसील में देखते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, जो हेल्पिंग वर्ब हम जिसे कह रहे हैं, वो दिखाता है किसी भी सेंटेंस के अंदर का टेंस, यानी कौन से काल में क्रिया हो रही है, और दिखाता है वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में है। ये इंटेंशन भी दिखाता है, बात करने वाला जो मतलब काम जो हो रहा है उसका क्या इंटेंशन है, ऐसा भी ये दिखाता है जब मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। और ये वर्ब फ्रेज के अंदर पहली पोजीशन पे आते हैं। और ये कौन से हैं? ये देखिए सारे बी के वर्ब यही वाले हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव के सारे वर्ब हैव, हैज, हैड। डू, डज, डिड, ये भी वर्ब आते हैं इसके अंदर। और सारे मॉडल्स जैसे कि कैन, कुड, माइट, शुड, ऑट टू वगैरह, विल, शैल, वुड, ये सारे मॉडल्स आते हैं। अब देखिए ही हैज प्लेड, तो हैज ये ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेड मेन वर्ब है, ये लास्ट में आया। शी मे हैव गॉन, अब देखिए शी के बाद जो ये मे पहले आया है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, और गॉन ये क्रिया दिखा रहा है कि वो जा चुकी होगी, तो ये गॉन जो है ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब ये जब सिंगल वर्ब होता है किसी सेंटेंस के अंदर तो इसके अंदर ये इकलौता रहता है, लेकिन जब वर्ब फ्रेज होती है यानी 2-4 शब्दों का बन के जब वर्ब आता है तो ये आखिरी में आती है और ये एक्शन दिखाती है। मेन वर्ब दिखाता है कि एक्शन क्या हो रही है। शी मे हैव गॉन
इस सेंटेंस में गॉन ये एक्चुअल एक्शन दिखा रहा है कि वह जा चुकी होगी, और अगर यहां होता शी मे हैव कम तो वह आ चुकी होगी। तो क्रिया में फर्क हो गया जाने की और आने की। तो ये फर्क कौन बता रहा है? जो आखिरी का जो मेन वर्ब है वो दिखा रहा है। अब देखिए यहां पर सिंगल वर्ब के अंदर आई सिंग ए पोएम, सिंगल वर्ब आ गया सिंग। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन कार्य करता है, तो वर्क्स ये मेन वर्ब हो गया। अब वर्ब फ्रेज के अंदर देखिए ही हैज बीन प्लेइंग, हैज ये ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेइंग ये मेन वर्ब है। आई वॉज वर्किंग, वॉज ये ऑक्सिलरी वर्ब है और वर्किंग जो है वो मेन वर्ब है। ही मे गो अलोन, तो मे ऑक्सिलरी वर्ब है और गो मेन वर्ब है। ध्यान में रखना है कि ट्रेन वर्ब में या फ्रेज वर्ब फ्रेज के अंदर आखिरी वाला मेन वर्ब होता है। शी विल नॉट सिंग, यहां देखिए ये विल ऑक्सिलरी वर्ब है और लास्ट में जो ये सिंग आया है वो यहां का मेन वर्ब है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब कहलाते हैं। अब ये जो मेन वर्ब है वो चाहे सिंगल वर्ब वाले सेंटेंस में अकेले आए या वर्ब फ्रेज वाले सेंटेंस में लास्ट में आए, उनमें 3 किस्म होती हैं। ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा याद रखते हैं या समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। एक कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इनकी पहचान होना इसलिए जरूरी है कि हमें यह पता होना चाहिए कि किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट जो जनरली किसी नाउन या नाउन फ्रेज की शक्ल में आता है वो वर्ब के तुरंत बाद आता हो तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ऐसे वर्ब जिनके बाद में कोई ना कोई नाउन ऑब्जेक्ट की शक्ल में आता ही आता है, उसके बिना वो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होता। मान लो मैं एक सेंटेंस कहूं कि आई मेक, मेक बोलने के बाद मुझे क्या बनाता हूं ये देना जरूरी है। आई मेक चपाती या आई मेक समोसा या आई मेक अ काइट, कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा जो कि नाउन की शक्ल में होगी और वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। देखिए सारी कहानी वर्ब की होती है। वर्ब को हम जब पूछते हैं कि कौन कर रहा है या क्या कर रहा है, क्या गिरा, कौन गिरा, क्या गिरा, जब हम बोलते हैं तो कोई वस्तु गिरी। क्या गिरा? भाई टेबल गिरा। तो क्या या कौन से जब हम सवाल पूछते हैं वर्ब को, तब हमको कर्ता का बोध होता है कि सब्जेक्ट क्या है, करने वाला क्या, कौन है, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है। उसी प्रकार वर्ब के ही बाद में जो आएगा, अगर कोई नाउन आता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है। अगर वर्ब के तुरंत बाद आए तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। इनके पैसिव वॉइस बनते हैं, जैसे आई मेक चपाती, चपाती इज मेड बाय मी, इस प्रकार का पैसिव वॉइस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ऐसा पैटर्न होता है, सब्जेक्ट, एक ट्रांजिटिव वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में एडवर्ब जो कि मेहमान है ये आ सकता है, नहीं भी आ सकता। ये हमने पैटर्न सारे कवर कर लिए। फॉर एग्जाम्पल ही लव्स मी। अब यहां देखिए मी को अगर हटा दोगे आप, ही लव्स, तो ही लव्स व्हाट या ही लव्स हुम, ये सवाल बने रहेंगे। ही, आप ये नहीं कह सकते ही लव्स एवरीडे। तो आपको ये है कि ही लव्स के बाद में ही लव्स सॉन्ग्स, ही लव्स प्लेइंग, ही लव्स मी, ही लव्स यू, कुछ भी हो सकता है। यहां पे कोई वस्तु या व्यक्ति या किसी क्रिया का भी नाम हो सकता है। आई सॉ राम। अब सॉ बोलने के बाद में आप सीधा ये नहीं बोल सकते कि आई सॉ यस्टरडे, आप ये कह सकते हो आई प्लेड यस्टरडे। लेकिन आई सॉ यस्टरडे ये सेंटेंस मीनिंग वाइज कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉ के बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देना जरूरी है कि भाई क्या क्या देखा आपने, व्हाट डिड यू सी। तो आई सॉ राम या आई सॉ स्नेक, कुछ भी दे दो आप। और ये जो यस्टरडे है ये तो भाई एडिशनल चीज है, कब देखा, कहां देखा, क्यों देखा, कैसे देखा, उसको बताने वाला एडवर्ब होता है। ही वॉज प्लेइंग,
अब यहां देखिए ट्रेन वर्ब में ही वॉज प्लेइंग। अब ही वॉज प्लेइंग के बाद क्रिकेट देना यहां पर मुनासिब समझा गया है। जरूरी नहीं है देना ही होगा, लेकिन अगर ट्रांजिटिवली यूज हुआ तो ही वॉज वॉचिंग अगर आप बोल देते हैं, यहां पे ही वॉज प्लेइंग की जगह ही वॉज वॉचिंग, वो देख रहा था। तो क्या देख रहा था ये बहुत जरूरी देना हो जाएगा। ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन या ही वॉज वॉचिंग अ मूवी, कुछ भी। ये तो हो गए ट्रांजिटिव वर्ब। एक होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ये ऐसे है कि इनको इस ऑब्जेक्ट की कोई दरकार नहीं होती, इनके बिना भी इनका काम चलता है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट डजंट कम आफ्टर वर्ब मींस इमीडिएटली आफ्टर वर्ब, अगर इमीडिएटली आफ्टर वर्ब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उनको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। बस इतना ध्यान में रखना है। अकर्मक क्रिया, कोई कर्म नहीं है उसके साथ, और इनके पैसिव वॉइस बनते भी नहीं है, ध्यान में रखना। जैसे एक सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहां पे कुछ भी हो सकता था, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई भी हो सकता था। ही स्लेप्ट ऑन फ्लोर, ही स्लेप्ट एट 4 o'clock, या ही इज स्लीपिंग, या ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 10 hours। ये आप कुछ भी यहां डाल दो तो ये स्लीप या ये फ्लाई ऐसे वर्ब्स है जो कोई ऑब्जेक्ट लेते ही नहीं है। इनके बाद में कोई प्रीपोजिशन आएगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा, वो बात अलग है, लेकिन इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी इस वर्ब के बाद तुरंत कोई नाउन आता ही नहीं है। अब जैसे देखिए आई एम प्लेइंग, यही ऊपर का सेंटेंस ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट में, यहां तो हमने ऑब्जेक्ट दे दिया था, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई एम प्लेइंग विथ राम। अब ये राम ध्यान में रखना कि राम ये इस प्लेइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता इस सेंटेंस का। आई एम प्लेइंग विथ राम में विथ का ऑब्जेक्ट है राम, राम ये इस प्रीपोजिशन विथ का ऑब्जेक्ट है, ध्यान में रखना है। आई एम प्लेइंग विथ राम इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। ये अगर होता कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ राम, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी विथ राम, इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन सकता था। ये ध्यान में रखना कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बना। शी हैज गॉन अलोन, ये तो अलोन तो एडवर्ब है, शी हैज गॉन वो जा चुकी है, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और गॉन के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना यहां आया है ना यहां ऑब्जेक्ट दिया जा सकता है। अगर यहां होता कि शी हैज गॉन टू बॉम्बे, तो ध्यान में रखना कि बॉम्बे भी ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं है, वो टू नाम के प्रीपोजिशन का है। और शी हैज गॉन टू बॉम्बे में टू बॉम्बे ये एक एडवर्ब है जो बता रहा है कि वो कहां गई। शी हैज गॉन, वेयर हैज शी गॉन, शी हैज गॉन टू बॉम्बे। तो टू बॉम्बे ये एडवर्ब है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद में एक होते हैं लिंकिंग वर्ब। इनको भी याद नहीं रखना है, जस्ट ध्यान रखना है। इनका सबसे बड़ा जो मुखिया है वो है बी टाइप के वर्ब, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी। ये जो बी है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। उसके बाद में अपीयर, सीम, टर्न, ग्रो, बिकम, ये भी लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। इनके बाद में कोई ना कोई शब्द आता जरूर है, और वो शब्द क्या हो सकता है, वो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ भी हो सकता है। और जब मैं नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कहता हूं तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब फ्रेजेस भी हो सकती है, नाउन फ्रेज भी हो सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती है, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकती है। और ये इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। किसका कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। और ये वर्ब के बाद, अब हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब में भी वर्ब के बाद में एक नाउन आता था, लेकिन वो नाउन उसका ऑब्जेक्ट रहता था, और यहां पर ये नाउन उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, और इनके भी पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। शी इज ए टीचर, इस सेंटेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ध्यान में रखना। शी बिकेम एंग्री, अब यहां देखिए शी इज अ टीचर, टीचर ये नाउन है, तो यहां कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में इस बी के बाद यानी कि इज के बाद टीचर आया जो कि नाउन है। शी बिकेम एंग्री में ये जो बिकेम शब्द है ये एक लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद जो एंग्री है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। शी इज हियर या शी इज इन दिस ऑफिस, तो हियर ये एक एडवर्ब है, कहां बता रहा है,
उसके होने की क्रिया कहां हो रही है, यहां है, शी इज हियर। तो यहां या ये हियर जो शब्द है दैट इज एडवर्ब। या शी इज इन द ऑफिस, तो ये इन द ऑफिस ये भी एडवर्ब फ्रेज हो गई। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। तो ये एडवर्ब, ये सारे जो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आए हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्स। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये कि ये नहीं दोगे आप तो आपका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट करने के लिए मीनिंग को ही ये देना पड़ता है। और इसको जस्ट ये इतने से वर्ब है, 5-7 वर्ब है, इनको भी अगर हम ध्यान में रख ले तो आराम से इसे समझा जा सकता है कि इनका पैसिव वॉइस नहीं होता है। सबसे बड़ा तो इसमें ये बी यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर वाला है। फिर कुछ शक्ल ऐसी होती है वर्ब्स की दैट इज फाइनाइट वर्ब। ये वर्ब होते हैं, ये फाइनाइट यानी कि सीमित, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार चेंज हो जाते हैं। अगर टेंस बदल गया तो ये फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट बदल गया तो फाइनाइट वर्ब बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बी वर्ब है, उसकी एक शक्ल है इज या एम या आर। आप देखिए कि आई के साथ एम लगता है, जबकि ही शी इट के साथ इज लगता है, दे के साथ आर लगता है, आई के साथ फिर हैव लगता है, पास्ट टेंस में जाओ तो हैड लगता है, पास्ट टेंस में जाओ तो वाज और वर लगता है। इनकी शक्लें बदल रही है। डू आता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है उसके साथ में डज आता है, डिड आता है पास्ट टेंस में जाओ तो, गो आएगा सबके लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को प्रेजेंट टेंस के अंदर गोज आएगा, पास्ट टेंस में जाओ तो वेंट आएगा। ये सारे और तमाम मॉडल्स आपके मूड के अनुसार, आपके समय के अनुसार जैसे मॉडल्स है वो भी चेंज होते आते हैं। ये सारे मॉडल्स भी फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं, ये ध्यान में रखना है। और इनका इस्तेमाल मेन वर्ब जैसा भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब जैसा भी हो सकता है। अगर सिंगल वर्ब है एक सेंटेंस के अंदर, अकेला वर्ब है, तो जाहिर है ये मेन वर्ब का काम करेंगे। जैसे आई एम राम, आई हैड ए बैग, मेरे पास बैग थी, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं, बॉय डज गो टू स्कूल। अब यहां देखिए ये सेंटेंस है बॉय डज गो टू स्कूल, यानी लड़का अवश्य स्कूल जाता है, या लड़का स्कूल जाता तो है, ऐसा थोड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं उसको। तो बॉय डज गो टू स्कूल, इसमें डज का इस्तेमाल एक एम्फेसिस करने के लिए दिया गया है। इसमें का जो मेन वर्ब है वो है गो, तो ये यहां ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यहां पर आई डू माई होमवर्क में डू जो है ये मेन वर्ब भी यही है और इकलौता वर्ब भी यही है। बॉयज हैव टॉयज, यहां देखिए हैव अकेला वर्ब आया है, लेकिन शी हैज नॉट सीन यू, यहां दो वर्ब आए हैज और सीन, तो ये हैज है इसके अंदर का फाइनाइट वर्ब और शुरू में आया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। अब ये फाइनाइट क्यों है? अगर शी के जगह पर आई होता तो आई हैव नॉट सीन यू होता, हैज की शक्ल हैव में हो जाती। अगर ये पास्ट टेंस होता तो शी हैड नॉट सीन यू, उसने तुम्हें नहीं देखा था, ऐसा हो जाएगा। तो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार इनकी शक्ल इन फाइनाइट वर्ब की बदल रही है, लेकिन ये जो सीन है ये नहीं बदलेगा, चाहे फ्यूचर टेंस हो, पास्ट टेंस हो, चाहे कोई भी सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये जो बाद में आ रहा है ये क्या है हम देखेंगे। दीज वीडियोस हैव नॉट गॉन वायरल, हैव, अब ये हैव, अगर दीज वीडियोस की जगह दिस वीडियो होता तो ये हैज आता, और हैज नॉट गॉन वायरल। और ये फाइनाइट वर्ब है पहला वाला, फाइनाइट क्योंकि चेंज होते रहता है ये। इट डज नॉट वर्क वेल, ये ठीक से काम नहीं करता है, कोई मशीन है उसके बारे में बोल रहा है। इट डज नॉट, और यहां पे प्लूरल होता तो डू आ जाता, दे डोंट वर्क वेल, ऐसा। ही विल कम टुमारो, अब ये विल के जगह पे मे कर दो आप, थोड़ी सी अगर आपकी अप्रीहेंशन अलग बन रही है, आपके इंटेंशंस अलग बन रहे हैं,
तो ये आपके सारे फाइनाइट वर्ब है जो देखिए ट्रेन वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, और अकेला अगर वर्ब है, सिंगल वर्ब है, तो वहां मेन वर्ब का काम करते हैं, यानी कि अकेले ही रहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? जो हमने सेकंड पोजीशन पे देखे थे वो सारे नॉन फाइनाइट्स थे। ये भैया ना टेंस से बदलते हैं ना सब्जेक्ट से बदलते हैं। टेंस चाहे जो हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये क्या करते हैं कि ये ट्रेन वर्ब के अंदर या वर्ब फ्रेज के अंदर मेन वर्ब का काम करते हैं। इसका मतलब आखिर में आते हैं क्योंकि मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। और इनका एक बहुत बड़ा दूसरा इस्तेमाल है जो हम इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे। इनका इस्तेमाल नाउन जैसा भी होता है, एडजेक्टिव जैसा भी होता है, एडवर्ब जैसा भी होता है। यानी वर्ब तो है ही, क्रिया तो बताती ही है, कभी कभी इनकी भूमिका भी ये अदा करते हैं। और इनकी शक्लें हैं जैसे V3 जिसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि बीन, बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन, हैव का हैड, किल का किल्ड, गो का गॉन, ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। फिर V5 टू इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं, जैसे टू बी यानी होना, टू हैव यानी के पास होना, टू किल यानी मारना, टू गो यानी जाना। ध्यान में रखना है कि गो यानी जाना नहीं होता है, गो यानी जाओ होता है, और टू गो यानी जाना होता है। इस ढंग से हमें याद रखना है। फिर V6 एक पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। इसमें कुछ नहीं, वर्ब के आगे आईएनजी लगा दो, जैसे बीइंग, हैविंग, किलिंग, गोइंग। फिर एक होता है जेरेंडियल इस्तेमाल, यहां पर भी बीइंग, हैविंग, किलिंग, सीइंग, जाना, होना, लेकिन थोड़ा सा इनमें फर्क है। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये कुछ एडजेक्टिव जैसे काम करते हैं। जैसे मान लो सीइंग द पुलिस, थीफ रैन अवे, पुलिस को देखते हुए चोर भाग गया। तो ये जो सीइंग है ये कुछ एडजेक्टिव जैसा काम करेगा उस थीफ के लिए, और यहां पर ये जेरेंडियल यानी कि नाउन जैसा काम करता है। इसके हम सेंटेंसेस बाद में देखेंगे। जैसे सीइंग यानी देखना, तो या वॉचिंग, मान लीजिए वॉचिंग यानी देखना, आई डोंट लाइक वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फिर V8 एक शक्ल होती है, बेर इन्फिनिटिव इनको बोलते हैं, वो वर्ब की पहली फॉर्म ही है ऐसा समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए फिलहाल। जो बी, गो, स्किल, डांस, ये सारे ऐसे टाइप के। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि मेनली ये जो तीन है V3, V5 और ING फॉर्म ऑफ वर्ब, इनको थोड़ा सा हमें अगले लेक्चर में देखेंगे। अब होते हैं फ्रेजल वर्ब या वर्बल फ्रेज। टेक्निकली या ग्रामेटिकली यही फ्रेजल वर्ब होते हैं। ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 2-3 शब्दों वाले को वर्ब फ्रेज कह दिया, लेकिन फ्रेजल वर्ब वो होते हैं जो इडियोमेटिक होती है। इडियोमेटिक का मतलब होता है कि इनके अंदर जो शब्द है इनका अर्थ तो कुछ और होता है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से बन के जो चीज बनती है उसका अर्थ कुछ अलग होता है। जैसे कि नीला रंग और पीला रंग मिलकर के हरा रंग बन जाता है, या ऑक्सीजन जो जलने में मदद करती है और हाइड्रोजन जो जलती है, लेकिन दोनों मिलकर पानी बन जाता है जो कि आग को बुझाता है। तो ऐसा कुछ ऑल टुगेदर डिफरेंट अर्थ इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। और जैसे फॉर एग्जांपल कॉल ऑफ, अब कॉल यानी तो बुलाव होता है, और ऑफ ये एक प्रेपोजिशन जैसी चीज है, तो ये मिला करके बन जाता है कॉल ऑफ यानी कैंसल, किसी चीज को रद्द कर देना, मीटिंग इज कॉल्ड ऑफ, इस प्रकार से। ड्रॉप इन, अब ड्रॉप यानी तो किसी चीज को नीचे पटकना या गिराना, और इन यानी अंदर, लेकिन ड्रॉप इन का मतलब होता है एक कम पीरियड के लिए किसी से मिलने जाना। जैसे हम किसी को कहें कि प्लीज ड्रॉप इन, यानी मेरे साथ मेरे को मिलने के लिए आइए। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनो। अब ये पुट और ऑन के अलग अलग मीनिंग है, लेकिन पुट ऑन जब बन जाता है तो उसका अर्थ होता है पहनो। स्विच ऑन यानी शुरू करो किसी चीज को, पुट टू ऑपरेशन।
स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द टीवी, या किसी मशीन को भी स्विच ऑन कह सकते हो आप। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, इनको भी बाद में हम देखेंगे। और हमने देखा यहाँ वर्ब फ्रेज 2-3 शब्दों से बना हुआ, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। यहां पर मैं इसको विराम दे रहा हूं। हम लोग लेक्चर नंबर 12 में फिर मिलेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे मित्रों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें जिनके ये काम का आ सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।